एक्सरसाइज 11, लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक कौन है बच्चों? जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद। खेत है जहां धान के, बहती नदी के फिर, धान के बहती नदी, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल। महानों में अबाबिल, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई, धान की नई फसल पर जो कुहरे से पालने तक, कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। ये जो पंक्तियां हैं जीवनानंद दास की हैं, ये मातृभूमि के प्रति उत्कट प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह बंगाल अर्थात कभी नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने, धान के लहलहाते खेत, कलकल करती नदियां, नैसर्गिक सुख का आनंद लेने, अथवा अबाबिल या कौआ के रूप में लौट कर आऊंगा, यानी कि पुनः जन्म लेकर के धान के खेत में विचरण करूंगा। कह रहे हैं ना कि जहां होंगी धान के, यानी पुनः जन्म लेकर के विचरण करूंगा, फिर कुहरे के पालने शतक, कटहल की छाया तक मस्ती में झूमते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूंगा। वो देखे लोग होंगे छोटका छोटका जो बचवा होता है, बछड़ा उछड़ा, वो खूब कूद के उड़ जाता है, फिर दौड़ लाता है। देखें इसे, एकदम लगता है कि कूद के ऐसा जा रहा है कि अब पहुंच जाएगा डिहरी बनारस कहूं, लेकिन फिर दौड़ो के तनका दूर जाके दौड़ल होने से आता है, फिर जाता है दौड़ल। तो वही पेंग भरते हुए बोल रहे हैं कि आनंद लूंगा। वो आनंद लेता है कूद कूद के से झूमते हुए। अतः कवि के कहने का तात्पर्य है कि खेत में लहलहाते धान की फसल के बीच अबाबिल बनकर अपने मधुर स्वर से वातावरण को मधुमय बनाऊंगा, या फिर सुबह के घने अंधेरे में कांव कांव करके लोगों की रुया त्याग कर कर्मरत होने के लिए, या त्याग कर, आलस त्याग कर होगा, त्याग कर कर्मरत होने के लिए प्रेरित करूंगा। यानी कवि एक बार फिर जन्म लेकर अपनी मातृभूमि की सेवा के करने की लालसा प्रकट करता। कवि कहता है कि हम फिर से लौट कर कहाँ आऊंगा? बंगाल में ही। बंगाल में या तो कौआ बन के, या बाबील बन के, या पेंग भरता हुआ कोई हिरण बन के, कोई बछड़ा बन के आऊंगा, घूमूंगा, यानी कि दोबारा उसी मातृभूमि में आऊंगा। अपनी मातृभूमि से इनको क्या है? पूरा तरह से प्रेम है, एक स्नेह है, जो दोबारा वहीं पर लौट के जाने की बात करते हैं। बनकर शायद मैं किशोरी हंस किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की, आऊंगा मैं नदियों मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, जिसे नदियां धोती रहती है पानी से इसी हरे सजल के किनारे पर। क्या कह रहे हैं देखो, कवि कहता है कि मैं हंस बनकर आऊंगा तो दिन भर जल में विहार करता हुआ उसी प्रकार करूंगा जैसे कोई किशोरी अपने लाल पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकती रहती है, जहां फूलों की गंध से भरा होगा वातावरण। तब बंगाल की नदियां खेत आदि अपने हरे भरे किनारे पर बुलाएंगे वहां के सौंदर्य का अवलोकन करने। कवि क्या कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक वस्तुएं अपने सौंदर्य से कवि में एक ऐसी शक्ति संचार कर देंगी कि कवि अपना अनुभव काव्य के रूप में अभिव्यक्त कर देगा, जिससे उस स्थान की विशेष महत्व से लोग परिचित होंगे। यानी कि कवि को प्रकृति बंगाल का इतना अच्छा लगता है कि वहां पर दोबारा लौट कर जाएंगे। वहां पर कहाँ जाएंगे? अगर हंस बन करके निकले तो दिन भर पानी में तैरते रहेंगे, और वही नदियों में मैदानों में बंगाल के वो बोल रहे हैं कि बुलाएंगे हमें ये सब, और मैं आऊंगा। नदियां जिसे धोती रहती है पानी से, वो किनारों को कह रही है। यानी धोती रहने का मतलब क्या हुआ? मैदान को धोने का मतलब क्या हुआ कि नदी भरा हुआ है तभी तो धोएगा उसको। और नदी भरे होने का मतलब एक परिपूर्ण बंगाल का कामना करते हैं। विशेष महत्व से लोग परिचित होंगे, जब कविता बोलेंगे तो बंगाल से परिचित होंगे।
शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ, शाम की हवा के साथ उड़ते हुए उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास की पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर कोई चावल। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। उड़ते फटते फटे पाल की नाव लौटते होंगे गरीब रंगीन बादलों के बीच। सारस अंधेरे में मैं होऊंगा उन्हीं के बीच देखना। क्या कह रहे हैं कवि? कवि अपनी लालसा के संबंध में बताता है कि यदि वह उल्लू के रूप में जन्म लेगा तो शाम के अंधेरे में कपास के पौधे पर डरावनी आवाज में बोली उनकी सुनोगे। वो बोल रहे हैं कि हम, जरूरी नहीं है कि भगवान आदमी बनाए, भगवान हमको आदमी बनाएंगे, हो सकता है उल्लू बना दें, कौआ बना दें। तो अगर तुम अंधेरा में कोई कपास की बोली को सुनोगे, डरावना बोली, तो समझ लेना कि हम ही हैं। नहीं तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार घास के मैदान में किसी पक्षी के बच्चे को पकड़ने के लिए मुट्ठी भर भर चावल फेंकते देखोगे, अथवा बोल रहे हैं कि अगर मैदान में मुट्ठी भर चावल ले लेके कोई बच्चा पक्षियों को फेंकेगा खिलाने के लिए, तो वो भी हम ही होंगे। या रूपसा नदी के गंदे पानी में फटे पाल की नाव को खेते देखोगे, या फिर रंगीन बादलों के बीच लौटते हुए क्रौंच पक्षी के रूप में रात के अंधेरे में देखोगे। तात्पर्य यह है कि कभी किसी न किसी रूप में अवश्य जन्म लेगा और मातृभूमि की शोभा का क्या करेगा, गान करेगा। कह रहे हैं ना कि शायद तुम देखोगे शाम के साथ हवा के साथ उड़ते उल्लू को। रात में अगर तुम उल्लू को देखना, समझ लेना कि वो जीवनानंद दास हैं। और नहीं तो कपास के पौधे पर उसकी बोली, नहीं तो घासीली जमीन पर फेंकेगा कोई मिट्टी भर भर कोई चावल उबले हुए। उबले हुए मतलब भात, कोई भात फेंकेगा, चावल उबालिए कि ना खाता है आदमी, तो उबले हुए होता है, तो कोई फेंकेगा वही मैं हूंगा। और नहीं तो गंदे पानी में कोई नाव खेता होगा, वही मैं हूंगा। और नहीं तो बादलों के बीच तुम देखोगे सारस को उड़ते हुए, वही मैं हूंगा। ने कोनो ना कोनो रूप में हम यहाँ पे फिर से जन्म लेंगे और अपनी भूमि का, अपनी जन्मभूमि का फिर से गान करेंगे, गीत गाएंगे। चलिए देखते हैं पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। कवि किस तरह के बंगाल में लौट कर आने की बात करता है? तो देखो, कवि की बंगाल में लौट करके आने बात करता है जहां धान के खेत हैं, कल कल करती नदियां बहती हैं। तात्पर्य यह है कि कवि प्राकृतिक संपदा से संपन्न बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। वो जहां भी जाने का बात करता है, घासीली जमीन यानी कि हरियाली जमीन, नदियां धोती हैं मैदानों को यानी कि भरी हुई हैं, धान से लहलहाते खेत, कपास का खेत, सब कुछ का बात किया है। यानी कि परिपूर्ण प्राकृतिक संपदा से संपन्न बंगाल में आने की बात करता है कि उस बंगाल में आएंगे जहां प्राकृतिक संपदा बिल्कुल ही क्या है, संपन्न है, बिल्कुल ही क्या है, भरी पड़ी है। कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कभी अगले जीवन में मनुष्य, अबाबिल, कौआ, हंस, घुंघरू, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि ये सभी जीव गांव जीवन के अंग हैं। कौआ को गांव का जीवन पसंद है। कभी अगले जन्म में बहुत सारा चीज पसंद करता है, क्योंकि ये सब गांव में जन्म लेना चाहता है, क्योंकि ये सब गांव में मिलते हैं। हाँ, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट करे। कविता के आधार पर इस नश्वर शरीर के जीवन के बाद भी बंगाल में फिर एक बार आने की लालसा मातृभूमि के प्रेम की एक भावना प्रकट होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि की इच्छा सिर्फ बंगाल में आने की है, क्योंकि बंगाल नैसर्गिक सौंदर्य के साधनों से संपन्न प्रांत रहा है। इस कविता से तो यही पता चला है ना कि कवि को दूसरी जगह जन्म लेना नहीं है, वो खाली जन्म कहाँ लेना चाहता है, बंगाल में। क्योंकि कवि को बंगाल का जो प्रकृति है, बंगाल का जो सौंदर्य है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कवि दोबारा से कहाँ जन्म लेना चाहता है, बंगाल में। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसी बच्चे, लड़के, उल्लू, सारस के बीच होने की बात करता है। आशा यह है कि कवि इन सब चीजों से बहुत प्रेम करता है,
इसीलिए इनके बीच अंधेरे में छुपकर आने की बात करता है। कवि को बच्चों से, लड़कों से, उल्लू से, कौवा से, ये सब बहुत ज्यादा प्रेम है, इसीलिए कवि चाहता है कि इन्हीं के बीच हम फिर से दोबारा आए। कवि की कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों, कवि ग्रामीण बंगाल का चित्र प्रस्तुत करता है। अब बताओ, नदी कहाँ मिलेगा, खेत कहाँ मिलेगा, धान कहाँ मिलेगा, का शहर में मिलेगा? शहर में रोड मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा। लेकिन अगर आपको खेत चाहिए, हरे भरा खेत चाहिए, मैदान चाहिए बड़ा बड़ा सा, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में जाना पड़ेगा। तो कवि ग्रामीण बंगाल का चित्र प्रस्तुत करता है। ग्रामीण बंगाल मतलब गांव के बंगाल का। ग्रामीण बंगाल में धान का खेत, नदियां, खेतों में भरा जल, हरे भरे खेत, पाल वाला नाव खेता बच्चा, बादलों से भरा आकाश, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि से बना रंगीन परिवेश का चित्र बनाता है। वो चित्र कैसा कैसा बनाता है, ये न होगा। खेत, धान का खेत, नदियां, खेतों में भरा जल, हरे भरे खेत, पाल वाला नाव खेता बच्चा, बादलों से भरा आकाश, पशु पक्षी, ये सब का रंगीन एगो चित्र बनाता है। यही ना पेश किया है कविता में। कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि कृषि प्रधानता के लिए धान के खेत, बहती नदी का वर्णन किया है, तो प्राकृतिक संपदा की संपन्नता स्पष्ट करने के लिए अबाबिल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार कौवा के माध्यम से सुबह का, किशोरी के माध्यम से संस्कृति का, और उल्लू के माध्यम से अशिक्षित जनता का, नाव चलाते लड़के के माध्यम से कवियों का, सारस के माध्यम से देश प्रेम की उत्कट भावना को बिंबों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कवि का मातृभूमि के प्रति अनन्य स्वतः प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। कवि इन जो भी बोला है उसके माध्यम से कोई ना कोई संदेश दिया है, संदेश दिया है। जैसे आप महाभारत अगर देखे होंगे तो एक बार क्या हुआ था ना कि युधिष्ठिर जब राजा बन गए थे तो दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधना, ये दोनों मिलके अब पांडवों को पूरा तरह से जला के मार डालने का प्लान बनाया। और उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक लाक्षागृह बनाया था। दुर्योधन ठीक था, दुर्योधन को बिगाड़ने वाला शकुनी खतरनाक था, क्योंकि जो बच्चा होता है छोटा सा, वो थोड़े नहीं जानता है कि क्या गलत है क्या बढ़िया है। तो ये बिगाड़ के रख दिया था। लाक्षागृह क्या था ना, वो लाह से बना हुआ था, रबड़ से बना हुआ वो घर था, उसी के लिए बनवाया वो लोग और जाके बनवाया। दुर्योधन के राज्य में एक रहते थे मंत्री जिनका नाम था विदुर, बहुत ज्ञानी थे, जैसे संस्कृत में पढ़ना है विदुर नीति। तो विदुर जान गए थे धीरे धीरे गुप्तचरों द्वारा कि युधिष्ठिर को और पूरे परिवार को ही मारने का प्लान है, जला के मारने का प्लान बना दिया कि उस घर में रखेंगे उन लोगों को, आग लगा देंगे घरवे में, रबड़ का घरवे था। तो युधिष्ठिर और सब लोग जब बैठा हुआ था एक ही जगह पे, तो विदुर बस एक के बात उठाए थे वहां पे कि जंगल के आग से कौन बच के निकल जाता है, जंगल के आग से कौन जल नहीं पाता है, जंगल के आग से कौन नहीं जल पाता है, चूहा। तो जवाब आया कि जंगल के आग से कौन नहीं जल पाता है, चूहा। तो पूछे क्यों, पूछे क्यों, क्योंकि वह बिल में रहता है और एक बिल से दूसरे जगह भाग जाता। बस इतना ही पूछ के विदुर ने क्या किया, बात खत्म कर दिया। वहां पे जो मीटिंग चल रहा था खत्म हो गया। लेकिन अब युधिष्ठिर थोड़ा सा ज्ञानी थे सबसे ज्यादा, अब इनके दिमाग में चलने लगा कि इतना छोटा बात ही काहे बोले कि जंगल के आग से कौन बचता है। ये घटना होने वाला था ना, तो मान लो कि घर में है, घर में आग लग गया तो उसे बचेगा कौन, क्योंकि मेन गेट पे भी तो आग लगेगा। तो अगर हम इसके जमीन के अंदर से घुस के निकल जाएं तो हम क्या हो जाएंगे,
बच जाएंगे। तो युधिष्ठिर पूरा दिमाग लगाते हुए, पता चला फिर उन जाके पूछे उनसे कि आप ऐसा बात काहे पूछे हैं, तो सब बात धीरे धीरे बताए। और इसमें लक्षागृह के बीच में से ही आंगन से एक सुरंग खोदा गया, खोद करके उससे बाहर निकला ये लोग। और कहा जाता है कि उसमें देखा गया कि आग लगने वाला था कल, तो ये लोग खुद से आग लगा के भाग गया। पांडव ही अपने सुघरवा में आग लगा दिए और खुद से आग लगा के भाग गए। और जाके वनवास में रह रहे थे उस समय, सबको लगा कि मर गया, सब उसी में जल के मर गया। उसमें जला हुआ मरा हुआ हड्डी भी था। हड्डी किसका था? तो जो घरवा बनाया था ना उसका, वो लोग भी वही में रह रहा था। वही लोग जल के मारा तो लोग को समझा कि पांडव मर गया सब, ये लोग का काम खत्म। फिर धीरे धीरे ये दोनों प्रकट हो गए फिर एक करके। तो इसमें भी ठीक वैसे ही संकेत से स्पष्ट किए। धान का खेत बहती नदी का वर्णन किया है, यानी कि धान का खेत कहाँ होगा और भरल नदी कब होगा? जो प्राकृतिक संपदा होगा, संपन्नता होगा। इसके बाद अबाबिल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद में कौ अबाबिल मतलब पक्षी होता है जो जाके फसल खाता है, तो पक्षी फसल वहीं खाएगा ना जहां फसल होगा। इसके बाद में कौवा के माध्यम से सुबह का, कौवा सुबह में काव काव करता है। किशोरी के माध्यम से संस्कृति का, और उल्लू के माध्यम से अशिक्षित जनता का बताया है हिंट दे करके। नाव चलाते लड़के के माध्यम से कवियों का, कि यही लोग जो होते हैं एक गंदे समाज को स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में देश प्रेम की उत्कट भावना को सारस के माध्यम से, सारस जो होता है ना, वो दूध और पानी में से दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, इतना उन लोगों में गुण रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कवि का मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। कवि अगले जन्म में मनुष्य होने में संदेह क्यों करता है? क्या कारण हो सकता है? कवि को लगता नहीं है कि अगले जन्म में हम मनुष्य बनेंगे। क्यों? कवि अगले जन्म में मनुष्य होने में संदेह इसलिए करता है क्योंकि भारतीय पुनर्जन्म मान्यता के अनुसार संसार में 84 लाख जीव हैं। 84 लाख जीव में से एगो हम लोग जीव हैं, आदमी, और बाकी 84 लाख के कौची कौची है? कीड़ा मकोड़ा, बिचकुतिया, भैंस, गाय, बैल, बकरी, गधा, सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छी, 84 लाख। मनुष्य के शरीर सबसे अंत में मिलता है, ये अंतिम स्टेज है। फिर रिटर्न मारेंगे हम लोग कौची में, फिर वापस रिटर्न, फिर मारेंगे, फिर 84 लाख भटकते भटकते का बनेगा आदमी फिर, ताकि मनुष्य अपने कर्मों से मरण जन्म से मुक्ति पा लेता है। लेकिन कभी पुनः जन्म लेने की लालसा करता है, इसलिए उसे मनुष्य होने में क्या लगता है? संदेह। अब बोले कि बताओ 84 लाख में से एगो खाली मनुष्य है, सोचो प्रोबेबिलिटी कितना कम है कि उसमें बनेंगे। अरे हम लोग लूडो खेलते हैं तो 6 नहीं आता है जल्दी, जो कि 6 को प्रोबेबिलिटी है, 5 को के बाद में 6 में 6 आ जाएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं आता है। और 84 लाख में अगर पासा फेंका जाएगा, इसीलिए उसको संदेह लगता है। प्लस में कर्मों जैसन किए होंगे, वह में तो संदेह होगा कैसन कर्म किए भी हैं आदमी बनने लायक, कि अगला जन्म में कुछ कुत्ता भैंस बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। बनकर हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में, जहां होंगी ही भरी घास की। क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता से लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कट इच्छा को व्यक्त करता है। यहाँ कवि बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। वह अगले जन्म में भी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने की विचार प्रकट करता है। वह हंस, किशोरी, घुंघरू की बिंब शैली में अपने आप को उपस्थित करता है। यहाँ जहाँ की किशोरियां घुंघरू बांध करके हंस के समान मधुर चाल में अपनी नाच से लोगों को आकर्षित करती हैं, वही स्वरूप में धारण करना चाहता हूं। यहाँ तक कि बंगाल की नदियों में तैरते रहने का आनंद का अनुभूति मिलती है। यहाँ की क्यारियों में उगने वाली घास
की गंध इतनी मनमोहक होती है जिसे बंगाल के लोग ही समझ सकते हैं। इस प्रकार कवि बंगाल की बहती नदी में दिन भर तैरते रहना पसंद करता है। कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कि हम फिर से बंगाल में जन्म लेंगे। किस प्रकार जन्म लेंगे? तो किसी किशोरी का हंस जैसा, नहीं तो बंगाल में नदी में तैरते हुए सारस के जैसा। तो ये सब करता है। अगला आता है सप्रसंग व्याख्या करें, फिर से एगो है, क्या है? खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे पर, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। तो इसका भूमिका क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक से उद्धत है। इस पंक्ति से पता चलता है कि कवि अगले जन्म में भी बंगाल में ही लौट कर आना चाहता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखलाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के खेतों में उगने वाले फसलों का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेतों में लहलहाती धान की फसलें हैं, वहीं मैं लौट कर आना चाहता हूं, जहां कल कल करती नदी की धारा अनायास ही लोगों को आकर्षित कर लेती है। वहीं मैं जन्म लेना चाहता हूं। यहाँ स्पष्ट है कि कवि अपनी भावना को स्वच्छंद स्वरूप प्रदान करता है। कवि क्या कहता है कि वहीं आऊंगा जहां धान का बहुत अच्छा से खेती होता हो, वहीं आऊंगा जहां नदी बह रही हो, वहीं आऊंगा, उसी बंगाल में आऊंगा जहां नदी कलकल करती हुई धारा लेकर के बह रही हो। ठीक है, इस पाठ में इतने ही क्वेश्चन थे।